सुबोध काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था, कुछ ज़्यादा ही परेशान। क्योंकि जब किसी समस्या का पता हो तो उसके निवारण के लिए इंसान हल तलाशता है। लेकिन जब किसी समस्या का निवारण नज़र ही ना आ रहा हो तो ऐसा ही कुछ सुबोध के साथ कुछ दिनों बल्कि कुछ हफ्तों से हो रहा था। दिन ब दिन उसकी सेहत डाउन होती जा रही थी और उसकी एक खासा वजह थी, जिसका इलाज ना मेडिकल साइंस में था और ना ही फिलहाल किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद लेने के बावजूद वो हो चुका था। लेकिन एक सुबह सुबोध न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब आप सोचेंगे कि भाई आज की जनरेशन में भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं। वहां पर एक आर्टिकल छपा हुआ मिलता है कि कर्नाटक के एक जंगल, खास जंगल, यहाँ पर एक लाश मिली हुई है जिसकी दाईं टांग की हड्डी गायब है। बाकी सारी जो उसका कंकाल है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी दाहिनी टांग की हड्डी गायब थी। अब ये एक नॉर्मल न्यूज़ हो सकती है किसी के लिए भी, सुबोध के लिए भी। लेकिन सुबोध के दिमाग में कुछ खटकता है। वो कुछ सोचता है, कुछ समय तक के लिए सोचता है और फिर वो कुछ याद करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वो अपने आप को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो समस्या से वो कुछ दिन से गुजर रहा था, जिस समस्या से वो गुजर रहा था, जो किसी की भी समझ में आ नहीं रही थी, एकाएक से वो समस्या ही गायब हो जाती है। जब से सुबोध ने वो न्यूज़ पढ़ी थी, उसके बाद से सुबोध ये गौर करता है कि उस पर जो समस्या थी वो तो गायब होगी पल झपकते ही। ना ही कोई समाधान किया गया। समाधान तो वैसे भी किसी को नजर आ ही नहीं रहा था। ये खुद ब खुद कैसे सॉल्व होगी। अब सुबोध को ये सुनिश्चित हो चला था कि क्या सच में उस कंकाल का कोई ना कोई ताल्लुक है मेरी समस्या के साथ। हाँ, होगा। वही जंगल, वही कंकाल और वही टांग। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता। खैर, इस बात को कुछ बरस बीत चुके हैं, लेकिन जब से सुबोध ने वो खबर पढ़ी, उसके बाद से किसी भी तरीके का कोई भी सुबोध को वो समस्या नहीं आई जो सुबोध कुछ समय से महसूस कर रहा था, और उसकी दिन ब दिन जान जाए जा रही थी। लेकिन वो समस्या थी क्या, या कहना चाहिए कि यह समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई। ये शुरुआत होती है समस्या की जब सुबोध अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पढ़ता था। बात है कर्नाटका की। बात है कर्नाटका के उस हॉन्टेड जंगल की भी। सुबोध, विकास, विशाल और अखिल, ये चारों दोस्त, काफी इनकी अच्छी दोस्ती थी। और ये गाहे बगाहे जब इनके कॉलेज के सेमेस्टर्स में ब्रेक आती, कुछ त्योहार की छुट्टियां आती, या फिर कुछ ऐसे तरीके से थोड़ी बहुत लंबी छुट्टियां आती, तो ये आमतौर पर घूमने फिरने के लिए जाते। ट्रिप के, एडवेंचर के काफी शौकीन थे। इस बार की दिवाली कुछ इनके जीवन में ऐसा अंधकार लेकर आने वाली थी जिसके बारे में इन्होंने सोचा तो नहीं था, लेकिन उसको लेकर ये खुद काफी हद तक कुछ ऐसा कर रहे थे। अब ये घूमते घूमते अलग अलग जगहों पर, जहां पर इनको देखने के लिए काफी अच्छी चीजें मिलती तो थी, लेकिन थ्रिल, एडवेंचर नसीब नहीं होता था। ऐसे ही एक बार अखिल सुबोध से बात करता है कि भाई, इस बार जो ट्रिप है, क्यों ना हम कुछ ऐसी हॉन्टेड जगह पर चलें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हो हमारे कर्नाटका में। सुबोध सोचता है कि भाई, बात तो तेरी ठीक है, विशाल विकास भी जो है वो हामी भरते हैं, लेकिन अब ऐसी जगह ढूंढे कहाँ से। अब ये अपने लेवल पर रिसर्च करते हैं और उनको काफ़ी ऐसी जगहें मिलती हैं, लेकिन किसी भी जगह को लेकर ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं थे। उसका कारण ये है कि जो आमतौर ये जगहें थी, आमतौर पर ये ज़्यादातर पैलेसेस थे, बिल्डिंग्स थी, हॉन्टेड घर थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, तो कुछ ऐसा इन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा था जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हों और इनको कोई मज़ा भी आए। लेकिन अचानक से विशाल की नज़र पड़ती है एक ऐसे जंगल की तरफ, कर्नाटका के, जो इनके घर से कुछ 6 घंटे की दूरी पर था, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। और कहा जाता है कि उस जंगल में काफ़ी
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। अब जब जंगल की बात आई और घर से भी काफ़ी दूर, तो इन सब का माथा ठनकता है कि भाई ये जगह हो सकती है जहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे, जहाँ पर हम कुछ इस तरीके का थ्रिल करेंगे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस जंगल की तरफ जाएंगे, लेकिन अब चारों जाने इस जंगल को लेकर एक मत नहीं थे। उसका कारण ये था कि एक दो जाने कह रहे थे कि भाई जंगल में भूत प्रेत हो ना हो, लेकिन जानवरों का खतरा तो बना रहेगा। अभी उसका भी एक सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई सर्दियां आने को हैं, या सर्दियां कह सकते हैं क्या अभी गई, क्योंकि उस साल की जो दिवाली है वो तकरीबन मिड नवंबर में थी और सर्दियां जो है शुरू हो चुकी थी। हम ऐसा करेंगे, हम आग जलाएंगे और जानवर जो हैं वो आग के आसपास भटकते नहीं है। बात भी बिल्कुल ठीक थी, ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिक्कत थी कि भाई जंगल में हम किस जगह पे रुकेंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, ये चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा। अब इस चीज़ का सोल्यूशन भी ढूंढा गया और इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, हम उस जंगल की तरफ दिन के समय में जाएंगे। पहले एक बार रेकी टाइप करना कि वहाँ पर जाके हम सारा देखेंगे कि हमने कहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ पर हम लोकेशन को टैग करेंगे गूगल मैप की, ताकि हमें दोबारा जाने में आसानी होगी। फिर हम वहाँ पर एक रात की करेंगे कैंपिंग, वीडियोस बनाएंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, और बाद में आके फिर कॉलेज में हम दिखाएंगे कि देखो भाई कि हम कितने बहादुर हैं। ये जंगल के बारे में काफ़ी लोगों का कहना है कि हॉन्टेड है, लेकिन उसके बावजूद हम देखो यहाँ पर आसानी से घूम फिर कर आ भी गए और किसी को कोई खबर तक नहीं हुई, यहाँ तक के भूत प्रेतों को भी। वैसे हो सकता है कि कुछ हद तक इनकी बात ठीक भी हो सकता है कि वहां पर जो ये जा रहे थे इस पर्पस के लिए कि कोई शायद इन्हें हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिलेगी, ना ही होनी हो। लेकिन सुबोध कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके कारण ना ही सिर्फ सुबोध बल्कि ये चारों के चारों दोस्त भी दिक्कत में आने वाले थे। खैर, ये तो किस्से का अगला पड़ाव होगा जहां पर पता लगेगा कि सुबोध ने किया गया और उनके बाद ना ही सिर्फ सुबोध बल्कि इन सब के साथ क्या क्या हुआ। ये तो तैयारी शुरू करते हैं, दिन के समय में जाते हैं। वो जंगल दिन के समय में भी काफी डरावना नजर आ रहा था, लेकिन अब एक इंसान वहां पर जाए तो वो डर भी सकता है, लेकिन चार लोंडे जाएं और डरना तो बड़ी दूर की बात है। ये एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आंखों ही आंखों में ये समझ पा रहे थे कि भाई थ्रिल होगा, पूरा एडवेंचर होगा पूरा। और ये पूरा प्लान अपना पहले बना लेते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे, यहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे, आग जलाएंगे, यहाँ तक कि लकड़ियाँ वगैरह ये अलग से इकट्ठियाँ कर जाते हैं। अगर बारिश ना हुई, किस्मत इनकी अच्छी हुई, तो लकड़ियाँ सूखी रहेंगी। जिस दिन ये वापस आते हैं अगले दिन ये तैयारी करते हैं, या यूँ कहें कि दोपहर के समय में तैयारी करते हैं, ताकि ये शाम के समय में उन जंगल की तरफ पहुंच जाएंगे। अब ये सफ़र अपना करना शुरू कर देते हैं और एक पड़ाव ऐसा आता है जो तकरीबन 1 घंटे का ऐसा पड़ाव होता है, जहाँ पर जो रास्ता होता है काफ़ी सुनसान हो जाता है, और वहाँ पर दिन के समय में भी कोई इक्का दुक्का व्हीकल ही नज़र आते हैं, तो रात के समय में तो वहाँ पर बात ही कुछ और है। अब ये उस समय यहाँ पर पहुंच रहे थे जहाँ पर तकरीबन रात हो चुकी थी, और अब सड़क पर सिर्फ और सिर्फ इनकी ही गाड़ी थी। ये गाड़ी काफी तेजी से भगाते जा रहे थे। अब कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि सड़क पर ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन एकाएक सुबोध को एक छवि सी नजर आती है। कोई सफेद कपड़ों में औरत जैसी छवि लंगड़ा कर चल रही थी। अचानक से सुबोध मजाक में कहता है कि वो देख लंगड़ी चल रही है, वो देख लंगड़ी चल रही है। सुबोध की ये बात सुनकर सभी हंसने लग पड़ते हैं, जैसे आमतौर पर लड़के एक दूसरे को मस्करियां करते हैं, हंसते हैं बिना किसी वजह से ही, क्योंकि हंसने वाली बात तो ये थी नहीं। अब जैसे ही सुबोध, उसके सारे दोस्त उस लड़की की तरफ देखते हैं, स्पीड होने की वजह से चेहरा कोई अच्छे तरीके से नजर आता नहीं है, लेकिन उसकी जो छवि है, उसकी जो खौफियत है, वो कुछ हद तक इनको डरा देती है। क्योंकि जो वो छवि थी वो ऐसे चल रही थी
टेढ़े होके, जैसे कि उसकी टांग नहीं होती है, लंगड़ा के चल रही होती है। लेकिन सुबोध उसको थोड़ा सा ध्यान से देखता है रियर मिरर में, उसको ऐसा महसूस होता है कि चल तो वो रही है लेकिन उसके पाँव नहीं है, नीचे का हिस्सा गायब है। सुबोध अपनी आंखें मलता है, लेकिन अब स्पीड ज्यादा होने की वजह से और सड़क का थोड़ा सा कर्व होने की वजह से वो देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। वो सही तरीके से उस छवि का चेहरा देख ही नहीं पाता। लेकिन अब कुछ आगे जब जाते हैं चारों जाने, तो अचानक से गाड़ी, तकरीबन इन्होंने 20 मिनट का सफर तय किया होगा, अचानक से इनकी गाड़ी रुकती है। काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि अभी गाड़ी जो थी विशाल की गाड़ी थी और उसको लिए हुए कुछ ज्यादा समय हुआ नहीं था। तो गाड़ी झटके खा खा के रुकती है और अब चारों दोस्त जो है वो गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं कि भाई हुआ क्या। जैसे ही बोनट खोलते हैं तो काफी ज्यादा धुआं उससे निकल रहा होता है, जो कि बहुत अनयूजुअल चीज थी। गर्म होने का कोई किसी तरीके का कुछ कारण बनता नहीं था, लेकिन अब गाड़ी बीच सड़क में खराब हो चुकी थी, और वो भी सड़क ऐसी जहां पर ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। कुछ ही समय पहले कुछ नजर आया तो था, लेकिन क्या सच में वो इंसान ही था? इसके बारे में तो सुबोध और उसके दोस्तों को श्योरिटी नहीं थी। खैर, अब ये गाड़ी को देखना शुरू कर देते हैं, और अब सुबोध को लघु शंका होती है। अब सुबोध थोड़ी सी आगे जाकर बाथरूम करने लग पड़ता है। अचानक से सुबोध को अपने कानों के पास किसी के हंसने की आवाज आती है, जो किसी औरत की लग रही थी। एकदम से सुबोध अपने इर्द गिर्द देखता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी और 3 दोस्तों के अलावा कुछ नजर उसको आ नहीं रहा था। सुबोध हालांकि डर जाता है और वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागता है। किस्मत अच्छी थी कि तब तक जो गाड़ी है वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन सुबोध का डर देखकर उसके सारे दोस्त उसको हंसने लग पड़ते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भाई, इतना डरा क्यों हुआ है, आया नहीं क्या? अब सुबोध कहता है कुछ नहीं यार, मुझे कुछ ना आवाज सुनाई दी। अब सारे दोस्त हंसने लग पड़ते हैं कि भाई यहाँ पर तुझे कौन सी आवाज सुनाई देगी, हम 3 गरीब दोस्तों के अलावा और गाड़ी की आवाज के अलावा। खैर, अब ज्यादा समय ये वहां पर रुकना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि सुनसान सड़क थी, इसलिए ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब ये चल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और कुछ ही समय में अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। सिर्फ कुछ 15-20 मिनट का जो डिले हुआ होता है, लेट होते हैं, वो भी गाड़ी खराब होने की वजह से। अब जब ये जंगल में पहुंचते हैं, वहां पर कैंपिंग वगैरह करते हैं, आग जलानी शुरू करते हैं। कुछ समय बाद इनमें फिर छोटी मोटी गेम्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, लेकिन सुबोध, उसका मूड थोड़ा सा अपसेट हो चुका था, क्योंकि रह रहकर उसके कानों में वो आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो छवि जिसको उसने बिल्कुल सही तरीके से देखा तो नहीं था, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा था कि वो चल नहीं रही थी। हालांकि वो लंगड़ा कर चलने जैसा महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसके पाँव नहीं थे। क्या उसका वहम था? इतनी जल्दी शायद वो उसके पाँव इतने अंधेरे में देख ही ना पाया हो, क्योंकि सफ़ेद कलर के कपड़े थे और उसका जो जिस्म था वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ यूं कहीं के कपड़े ही नज़र आ रहे थे। इसलिए सुबोध का जो मूड है वो कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, और इसी के साथ ही वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहा था। अब कुछ समय गेम खेलने के बाद ये खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये नॉन वेज होता है। अब एक वीरान जंगल, ऊपर से सुनने में आता है कि वो जंगल हॉन्टेड, और साथ के साथ ही खाया जा रहा है मांस। क्या ये किसी को बिन बुलाए मेहमान को भी आमंत्रित कर रहा था? शायद। अब जब खाना वगैरह खाया जाता है, यहाँ खाना वगैरह खाकर फ्री होते हैं सोने से पहले, फिर ये कुछ हल्की फुल्की गेम खेलनी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर शुरू होता है चैलेंज का दौर। 1-2 चैलेंजेस के बाद विशाल को विकास चैलेंज करता है कि तू इस जंगल के अंदर अकेला जाकर दिखा तो माने कि तू बहादुर है, क्योंकि वो बेसिकली बॉडी बिल्डर टाइप था, जिम जाने का शौकीन था, फिटनेस फ्रीक था। तो पहलवानी की वजह से ये एक असम्पशन थी सब में कि भाई ये तो बड़ा होगा, दिल वाला होगा, बड़ा सख्त होगा, बड़ा बहादुर होगा। अब विशाल की आंखों से डर तो साफ झलक रहा था कि भाई जो मर्जी हो, जंगल में अकेले जाना और
15 मिनट जंगल के अंदर अकेले रहना और इनको नजर नहीं आना चाहिए। कुछ हद तक डरावना तो था, लेकिन अब सवाल था ईगो का। खैर, ये कहते हैं कि ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि हम चलेंगे। तो इससे पहले विकास ही बोलता है कि एक छोटा सा हम ना राउंड लेकर आते हैं, थोड़ा सा खाना भी पच जाएगा, फिर हम सोने से पहले इस भाई साहब का चैलेंज भी पूरा करेंगे। तो विशाल कहता है कि भाई उसके बाद सोना थोड़ी है। तो विकास कहता है कि क्या होगा? कहता है कि अगर मैंने चैलेंज पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर मैं जो तुझे चैलेंज दूंगा वो पूरा करना पड़ेगा। अब जब ये बात विकास सुनता है तो बाकी दोस्त भी हंसने लग पड़ते हैं कि भैया ऐसे तो सारी रात गुजर जाएगी। तो फिर विशाल करता है कि भैया अगर सोने ही यहाँ पर आना था तो घर पर भी सो सकते थे, हम नहीं सोएंगे, हम सारी रात जागेंगे। चलो, ये डिसाइड होता है। तो फिर कहते हैं कि चलो चैलेंज पूरा करने से पहले हम छोटी सी वॉक करते हैं। अब क्या हुआ कि इन सबको तो ये पता था कि सुबोध जो है वो कुछ हद तक डरा हुआ है, इसलिए शायद इनके मन में कुछ मस्ती सी, कुछ शरारत भी सूझ रही थी। ये तीनों आगे आगे चल रहे थे। पहले तो ये साथ में चल रहे थे, लेकिन शायद आंखों ही आंखों में इन्होंने कुछ प्लान किया था, इसके लिए ही ये तीनों कुछ आगे आगे चलने लग पड़े सुबोध की ओर, और सुबोध अब सबसे पीछे चल रहा था। अचानक से अखिल जो है वो पीछे की ओर घूमता है, और जब उसके पीछे की ओर वो जब घूमता है तो विशाल और विकास ये दोनों भी घूमते हैं सुबोध की तरफ। वो हैरानी से सुबोध को देखते हैं। अब जैसे ही वो उसको देख रहे होते हैं ना, अचानक से सुबोध की कानों में फिर वो हंसी की आवाज सुनाई देती है। क्या टाइमिंग थी, क्योंकि उसी के साथ ये तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सुबोध को कहते हैं कि सुबोध भाग, तेरे पीछे कोई है। अब ये तीनों झट से भागते हैं, लेकिन सुबोध से तो भागा ही नहीं जा रहा था। जैसे उसके पांव वहीं पर जम चुके थे, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो हिलना चाह रहा था, वो इधर उधर देखना चाह रहा था, लेकिन उसकी तो जैसे नसें काम करना बंद कर चुकी थी। उसको एक आवाज सुनाई दे रही थी, हंसी की, वही हंसी जो उसको कुछ समय पहले जब गाड़ी खराब थी तब सुनाई दी। और वो भी कुछ ऐसा नहीं कि गूंज की आवाज के साथ सुनाई दे रही है, बिल्कुल कान के पास। अब जब 2-3 मिनट होते हैं तो उसके दोस्त फिर से भागे भागे आते हैं वापस, और आकर हंसने शुरू कर देते हैं कि भाई तू भागा क्यों नहीं, सुबोध तो वहीं का वहीं जाम हुआ था। अब वो सुबोध को हिलाते हैं। सुबोध बड़े बुरे तरीके से डर चुका था। अब ये दोस्त जब तीनों देखते हैं तो उनका तो मिशन सक्सेसफुल हो चुका था, और उसको कहते हैं कि भाई हम तो मजाक कर रहे थे, कोई भी तेरे पीछे नहीं था, तू तो खामोखा डरे जा रहा था, देख कुछ हुआ क्या, तू तो डर ही गया। अरे भाई इतना फट्टू निकलेगा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, चल अब चलते हैं। जब वो सुबोध को पकड़ते हैं तो सुबोध का शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, और ये समझ चुके थे कि वो सच में डर चुका, और उसको फिर से वो थोड़ा सा हौसला देते कि भाई हमने तुझे मजाक किया तो तू समझ चल। लेकिन सुबोध के पांव तो हिल ही नहीं रहे थे। खैर, कुछ समय बाद सुबोध थोड़ा सा नॉर्मल होता है और वो कैंप की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब तीनों दोस्तों को लग रहा था कि सुबोध गालियां देगा, लेकिन सुबोध तो कुछ बोलने की हालत में था नहीं। अब ये फिर कैंप के पास आते हैं और विकास विशाल को कहता है कि चलो भाई पहुंचो, अपनी जगह पे चैलेंज पूरा करो। लेकिन सुबोध डर के कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं यार, एक तो ये जंगल जो है वो वैसे ही बहुत डरावना है, और दूसरा जो मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं, कुछ सच में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब जब तीनों दोस्त उसकी ये बात सुनते हैं तो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि भैया अभी भी तू वहीं पर फंसा हुआ है, हमने तेरे साथ मजाक किया था और तू इतना डर गया। चल ऐसा करते हैं, ये फाइनल हुआ कि जैसे ही ये चैलेंज पूरा कर लेगा पहलवान, तो उसके बाद हम जो भी आपस में करेंगे चैलेंज, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, एक बंदा तेरे साथ बैठेगा और जो भी चैलेंज पूरा करना होगा जिसको पूरा करेगा। सुबोध के लाख मना करने के बावजूद भी अब विशाल जंगल की ओर चले जाता। 15 मिनट का चैलेंज था, अभी कुछ 4 से 5 मिनट ही हुए होंगे कि एक बहुत ऊंची चीख की आवाज सुनाई देती है जो विशाल की थी। जैसे ही विशाल की आवाज सुनाई देती है इनको, तो इनकी तो जैसे रूह तक निकल जाती है। ये तीनों डर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सुबोध ऊंची सी कहता है कि मैंने कहा था ना बेवकूफ तुम्हें कि नहीं भेजना चाहिए था।
लेकिन गिला शिकवा करने का कोई समय था नहीं। अब ये जल्दी से उस आवाज की तरफ जाना शुरू करते हैं जहां से ये आ रही थी, यानी कि विशाल की आवाज। ये आगे बढ़ते जा रहे थे उस आवाज की तरफ, लेकिन विशाल उनको कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अभी जुमा जुमा सिर्फ कुछ ही मिनट तो हुए थे। वो कितना चल दिया होगा? 500 मीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन ये तकरीबन 4 किलोमीटर चल चुके थे। अभी तक विशाल इनको कहीं नजर आया ही नहीं था। लेकिन तकरीबन कुछ 5 किलोमीटर आगे चलने पर इन्हें एक आदमी नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया, जो विशाल था। जैसे ही इन्होंने विशाल की तरफ देखा तो इनकी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि भाई ये क्या कांड हो गया। अब ये जल्दी से विशाल की तरफ जाते हैं और विशाल को जैसे हाथ लगाते हैं तो विशाल का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। इनकी तो जान ही निकल गई कि सच में विशाल जिंदा है भी है या नहीं। ये विशाल के नाक की तरफ अपनी उंगली करता है एक आदमी। ये इनमें से जो विकास है वो विशाल के बिल्कुल नाक की तरफ उंगली करता है। सांसें चल रही थी। ये जल्दी से विशाल के जिस्म को मलना शुरू कर देते हैं ताकि हीट पहुंचे। और कुछ समय बाद जो विशाल है वो होश में तो नहीं आता, लेकिन नींद में ही या बेहोशी में ही खांसता है। थोड़ी सी इनको तसल्ली होती है कि भाई जिंदा तो है। ये अब उसको उठाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं वापस। 5 किलोमीटर चलकर तो भागकर तो गए थे, लेकिन 5 किलोमीटर वापस किसी को उठाकर लाना काफी समय तो लगता है। अब जब ये विशाल को लेकर आते हैं, कुछ समय उसको आग के पास रखते हैं। अब विशाल को हल्की हल्की होश आ रही थी, हल्की हल्की उसकी आंखें खुल रही थी। वो जल्दी से उसको कैंप के अंदर लेकर जाते हैं। वहां पर उसको कंबल वगैरह ओढ़ते हैं। लेकिन अब जो माहौल था वो काफी खराब होने वाला था। जो आवाज सुबोध को सुनाई दे रही थी कुछ समय पहले, अब ये बाकी तीनों को भी सुनाई दे रही थी। बहुत ज्यादा डरावनी, बहुत ज्यादा भयंकर। सुबोध गुस्से से कहता है कि मैंने कहा था ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, जल्दी से उठो और भागो। अब जो आवाजें पहले सिर्फ उनको किसी औरत की आ रही थी, अब आसपास जहां पर जंगल कुछ समय पहले काफी ज्यादा शांत था, अभी कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ऊंची चीख जो इनके दोस्त विशाल की थी, उससे इनका दिल दहल उठा था। अब आसपास कई जानवरों की आवाजें आने लग पड़ी, जैसे ये जानवर इनके कैंपिंग की तरफ ही हल्ला बोल रहे हैं। अब जब ये कैंपिंग के बाहर देखते हैं तो वो आग भी बुझ चुकी थी। ये जल्दी से विशाल को पकड़ते हैं और भागने लग पड़ते हैं गाड़ी की ओर। अब जब ये गाड़ी की ओर पहुंचते हैं तो चाबी नहीं मिल रही थी। चाबी सुबोध कहीं ना कहीं कैंप में ही छोड़ आया था। अब फ्रस्ट्रेशन करें तो क्या करें, इतना समय नहीं था कि ये आपस में उलझ जाएं। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अकेला कोई उस कैंप की तरफ नहीं जाएगा। ये तीनों चारों जाने फिर उस कैंप की तरफ आते हैं, विशाल को पकड़ के तीनों जाने, और चाबी ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन चाबी मिलती नहीं। लेकिन सुनाई देती है वही ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें किसी औरत के साथ ही जानवर, जो कुछ समय बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनके ओर ही बड़े आ रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। कोई भी जानवर इनके कैंप तक पहुंचा नहीं था। अब विकास का दिमाग काम करता है। इन्होंने काफी लकड़ियां इकट्ठी की थी। ये कैंप के चारों ओर लकड़ियों को फैलाता है। कुछ ये फ्यूल वगैरह लेकर आए थे। जल्दी से वो फ्यूल को छिड़कता है उन लकड़ियों पर और आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड्स में अब कैंप के चारों ओर आग जल रही थी। अब जो हॉरर जॉनर की कहानियां सुनते हैं उनको ये पता ही होगा कि ना सिर्फ जंगली जानवर आग से दूर रहते हैं, बल्कि ऐसी एंटिटीज, ऐसी प्रेत आत्माएं भी आग के होते हुए आसपास नहीं आती। अब एक दोस्त का काम था कि आग बुझनी नहीं चाहिए, तो रात के समय में जो बाकी समय रात का बचा था वहां पर एक दोस्त का यही काम था कि लकड़ी बुझती, कि लकड़ियां आग बुझने लगती और फिर वो लकड़ियां डालकर आग जलाता। लेकिन जो आवाज थी हंसने की वो तो दिल दहलाए जा रही थी सबका। अब सुबह जब होती है तो विकास को होश आता है, वो कुछ कहने लायक होता है, लेकिन सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भाई हम जाएंगे वापस। गनीमत थी कि इनको गाड़ी की चाबी मिल जाती है और ये अब गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से चल पड़ते हैं। विशाल जब अब थोड़ी सी होश में आता है तो उसको पूछते हैं कि भाई हुआ क्या था। विशाल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता भाई। जब मैं जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था तो अचानक से मैं आगे चला तो मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया।
मैं हैरान हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे देखते-देखते पेड़ सामने नज़र आ गया। अंधेरा तो था लेकिन इतना नहीं था कि मुझे कुछ ही दूरी पर, मतलब बिल्कुल जैसे अभी कुछ ही फुट दूर आगे पेड़ है। अभी मैं उस पेड़ को हैरानी से देख रहा था, तो अचानक से मेरे गर्दन पर बहुत तेज़ थप्पड़ लगा। मैं उसी समय मैंने चीख मारी और मुझे कुछ याद नहीं। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई तू इतनी दूर कैसे चला गया? तो विशाल कहता है कि भाई दूर कैसे, कहाँ पर गया? जैसे ही मैं मुड़ा था, मुझे इतना पता है कि मुझे दूरी से आग दिखाई दे रही थी कैंपिंग की। तो हो सकता है कि कुछ ही किलोमीटर, मतलब आधा पौना किलोमीटर ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर हूँगा, शायद इससे भी कम। तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तू हमें 5 किलोमीटर दूर मिला। अब जब विशाल ये बात सुना तो वो कह रहा था कि भाई अब जंगल हॉन्टेड है, पता तो लग ही गया। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि भाई मैं 3-4 मिनट में 5 किलोमीटर कैसे जा सकता हूँ। और वो थप्पड़ किसी अदृश्य शक्ति का। और जब वो गर्दन की तरफ देखता है तो निशान थे। हालांकि दर्द नहीं हो रही थी लेकिन निशान थे। जो ये थ्रिल करना चाहते थे, जो ये एडवेंचर करना चाहते थे, अब तो बस इनका सब फितूर उतर चुका था। अब ये सोच रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी घर की तरफ पहुंचे, जिंदा पहुंच जाएं, यही बड़ी बात है। और वो पहुंच भी जाते हैं। ये इनका नाइटमेयर था जिसको ये भुलाना चाहते थे, जिसको ये किसी भी हालत में याद नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि जो जो इनके साथ हुआ, खास तौर पर विशाल के साथ और सुबोध के साथ, ये अपने आप में इनके लिए अनबिलीवेबल था। ये घर में किसी से बहुत ज़्यादा बात करते नहीं, लेकिन चारों की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। खास तौर पर विशाल और सुबोध की। जो वो निशान थे वो धीरे धीरे घाव बन गए और रिसना शुरू कर गए और बहुत ज़्यादा समस्या विशाल को आई। वहीं दूसरी ओर सबसे बुरा हाल तो हुआ सुबोध के साथ। क्योंकि सुबोध को हर रोज रात को एक हंसी सुनाई देती, वही हंसी जो सुबोध को उस जंगल में सुनाई दी थी। बाकी सबको तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। विशाल को समस्या आई, इसके अलावा बाकी दोनों तो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन सुबोध को ना जाने क्यों बार बार वो हंसी सुनाई देती, और जब भी उसको हंसी सुनाई देती उसको अपने शरीर में एक खास तरीके की कमजोरी महसूस होती। उसको ऐसा लगता कि उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उसकी हड्डियां उसका साथ नहीं दे रही। और जब हर तरह की डॉक्टरी सहायता ली गई तो कुछ भी पता नहीं लग सका। फिर रास्ता इख्तियार किया गया किसी पहुंची हुई शख्सियत का, यानी कि किसी भक्त का, किसी साधक का। अब जब वो साधक ध्यान लगाते हैं तो वो सुबोध की तरफ देखते हैं। वो सुबोध को कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता से सारी बात बताई है? तो सुबोध थोड़ी सी नज़रें झुकाते हुए कहता है कि नहीं, वो दरअसल हम बाबा एक कैंपिंग करने गए थे। कहा जाता है कि हॉन्टेड जंगल है और वहाँ पर कुछ हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, और ये बात हमने अपने माँ बाप से नहीं की। अब जब वो बात कर रहा था तो उसके माँ बाप भी साथ में बैठे हुए थे। वो भी हैरान परेशान कि भाई हमें कोई नहीं बताया। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा दिक्कत तो वहीं से आ रही है और गलती भी सरासर तुम्हारी है। क्या तुमने कभी ये महसूस नहीं किया कि समस्या तुम्हें क्यों आ रही है? तो सुबोध कहता है कि विशाल को भी बाबा आ रही है। तो वो बाबा कहते हैं कि उस प्रेत आत्मा ने विशाल पर हमला किया था, क्योंकि वो जंगल में अकेला था, उस पर तो समस्या आएगी ही, लेकिन खास तौर पर समस्या शुरू भी तुम्हारे साथ ही हुई। अब सुबोध कहता है कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? तो वो बाबा कहते हैं कि याद करो तुमने ऐसा भी क्या किया था। फिर वो सोचता है लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो बाबा कहते हैं कि बेटा तुमने किया था अपमान एक प्रेत आत्मा का, तुमने उसको लंगड़ी कहा था ना। सुबोध जैसे ही ये बात सुनता है तो उसको अचानक से याद आता है, हाँ बाबा सच, लेकिन वो तो कोई औरत थी। बाबा कहते हैं कि वो कोई औरत नहीं थी बेटा, वो वहां पर एक भटकती हुई आत्मा थी। उसका तो तुम्हारी ओर कोई ध्यान तक नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने ऊंची सी उसको लंगड़ी कहा तो उसका ध्यान तुम पर गया। ना ही सिर्फ ध्यान, वो तो गुस्से से बावली हो गई। उसके बाद ही वो तुम्हारे पीछे लगी है, ना सिर्फ जंगल में बल्कि बल्कि वो तुम्हारे साथ साथ भी आ गई है। और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, कई साल पहले उसकी मौत हो चुकी है और उसकी जो लाश है वो आज भी इसी जंगल के आसपास कहीं दबी हुई है।
और वक्त के साथ साथ वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा या तुम्हारे पीछे से हटा पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कई जगह और ट्राई किया, लेकिन सुबोध की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। किसी को भी उसका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था कि कैसे उस आत्मा से छुटकारा पाया जाए। गलती भी तो सुबोध की थी। अब हम बढ़ते हैं उस दिन की ओर जिस दिन सुबोध न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसको एक खबर मिलती है न्यूज़पेपर में कि वही जंगल जहां पर ये कैंपिंग कर रहे थे, उस जंगल के आसपास ही एक लाश मिलती है। लाश किस चीज की मिलती है? एक किसी औरत की, जो जिसकी एक टांग की हड्डी गायब थी, यानी कि वो लंगड़ी थी। और कुछ समय पहले सुबोध को कौन नजर आया था? एक लंगड़ी प्रेत आत्मा। अब वहां पर कोई शायद प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, कोई प्रोजेक्ट करना होगा शुरू, कोई सड़क का, किसी चीज का। तो उसकी वजह से खुदाई चल रही थी और खुदाई में वो हड्डियां मिली, जो काफी पुरानी थी, काफी साल पुरानी थी। अब वो किसकी लाश थी, क्या हुआ उसके साथ, किसी ने उसको मारकर गाड़ा, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बाद से सुबोध को कभी भी उस प्रेत आत्मा का जो प्रेजेंस है वो महसूस नहीं हुई। ना वो भारापन, ना ही वो रात को जैसे खामोशी छाती तो उसके हंसने की आवाज आती, इस तरीके का कुछ भी सुबोध को कभी भी महसूस नहीं हुआ। शायद उसको मुक्ति मिल गई, शायद। लेकिन सुबोध के मुताबिक उसके बाद कभी भी उसको ये महसूस नहीं हुआ, आज तक कभी भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो ये कहता है कि जाने अनजाने में ही सही मैंने गलती की, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या फिर वो मर चुका हो, क्योंकि ना जाने किसकी रूह हमारे आसपास भटक रही होती है और उसको बुरा लग जाए। ये किस्सा जो है अपने आप में इस चीज की गवाही देता है और हमें इस चीज को फॉलो भी करना चाहिए, नहीं तो ऐसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है जिसके साथ जो समस्या सुबोध के सामने आई, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और वो प्रेत आत्मा उसके पीछे ज़्यादा देर तक पड़ नहीं सकी, कहीं ना कहीं उसको मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट शुरू ना होता तो तांत्रिक, बाबा, मौलवी सब हाथ खड़े कर चुके थे और सुबोध दिन ब दिन मरता जा रहा था। अब इनका सबसे ज्यादा नुकसान सुबोध को क्या हुआ कि उस दिन के बाद से जब तक कॉलेज रहा, ये दोस्त उस हिसाब से नहीं मिलते थे। मतलब जो जैसी इनकी दोस्ती थी, एक दूसरे के घर भी आना, वो बंद हो गया। और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, और हालांकि जो इनका घर था वो एक ही कॉलोनी में था, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, यानी कि एक मिलने का पॉइंट भी खत्म हुआ, उसके बाद आज कई साल हो चुके हैं, ये एक दूसरे से मिले तक नहीं, एक कॉलोनी में रहते हुए भी और साथ के साथ ही एक दूसरे को कभी फोन भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई मनमुटाव है, पता नहीं क्यों एक अजीब से किस्म की दूरी आ चुकी है इनमें, जो इनको भी समझ में नहीं आ रही कि इसका कारण क्या। सुबोध कहता है कि हमारी अब शादी होगी कुछ ही सालों में, चारों दोस्त, 1-2 साल के भीतर सभी की मैरिज होगी। मैं तो सोचा है कि मैं तो, अगर मेरी पहले होती है तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हमने एक दूसरे को बुलाना छोड़ क्यों दिया। इसके बारे में मुझे आज तक पता नहीं लगा, लेकिन शायद जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी। अगर मैं वो गलती ना करता तो आज भी हम अच्छे खासे मिल रहे होते। भाई, गलती करने के बाद फिर उसके बारे में बार बार सोचने से फायदा नहीं है। यू शुड मूव ऑन, और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करें, और ऐसी गलती करने के बारे में सोचे तक नहीं। आप यही अपने दिल में लेकर चलें, इसी से ही भलाई होगी। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो अगला किस्सा है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें अपनी जो आदतें हैं, जो आमतौर पर सही नहीं समझी जाती, उसका जो मुजाहरा है वो हर जगह नहीं करना चाहिए।
ऐसे ही आदतों में एक ऐसी आदत है जो बड़ी ही एडिक्टिव आदत है। जिनको ये पड़ जाती है वो जितना मर्ज़ी छोड़ना चाहे, हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि छूटती नहीं है, लेकिन जब वो अरूज पर होती है तो बहुत मुश्किल होती है छोड़नी, और ये आदत है स्मोकिंग की। रोहन को ये काफ़ी भारी पड़ गई, क्योंकि रोहन बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि इनके रिश्तेदार के घर में जागर था। जागर अब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, जो हमारे उत्तराखंड के या पहाड़ी इलाकों के भाई होंगे वो बता पाएँगे। हालाँकि थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया और मेरे हिसाब से जो ये होता नहीं, देवता आते हैं शरीर पर या देवी आती हैं और एक ख़ास मौके पर ख़ास व्यक्ति पर आते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर शायद उसका कुछ होता है, कोई छोटा-सा प्रोग्राम होता है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप जो पहाड़ी इलाकों से सुन रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जागर होता क्या है। लेकिन जहाँ तक मेरा मेरी नॉलेज है, जागर इसको कहते हैं। तो रोहन जाते हैं अपने रिश्तेदार के घर जागर में। जागर में जाते हैं तो इनको सिगरेट की तो बहुत तलब होती है। बड़े मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और जब जागर खत्म होता है तो ये क्या करते हैं, उस घर के बाहर जाते हैं। अब जो वो घर था ना वो नया-नया बना होता है। अब वहाँ पर कोई आबादी बहुत कम थी और ये बाहर खड़े होकर साइड पर स्मोकिंग करनी शुरू कर देते हैं। वैसे तो वहाँ पर बिल्कुल सुनसान थी। कुछ भी किसी के भी आने-जाने की कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी लग तो नहीं रही थी। लेकिन जब ये स्मोकिंग कर रहे थे ना, कुछ ही समय बाद इनको अपने आस-पास कुछ महसूस होता है कि कोई इनके आस-पास घूमे जा रहा है। रोहन अपने आस-पास देखते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई नज़र तो आता नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद इनको एक चीज़ दिखाई देती है, जिसके बाद तो ये जल्दी से भागते हैं अंदर की तरफ। क्योंकि जो ये धुआँ उड़ा रहे थे सिगरेट का, कुछ ही समय बाद वो धुआँ एक आकृति की शक्ल लेने लग पड़ता है। हो सकता है कि ये यूजुअल बात हो, कई बार हमें हमारा दिमाग हैलुसिनेट कर लेता है कि भई कोई परछाई या चीज़ है, वो धुएँ मतलब धुआँ टाइप है जो एक आकृति की शक्ल ले रहा है, लेकिन ये जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। अब ये रात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी होती है, क्योंकि रात के समय इनको अपने आस-पास सिगरेट की ही बदबू आ रही होती है, स्मोकिंग की ही बदबू आ रही होती है, और सिगरेट तो ये काफ़ी समय पहले पी चुके थे, मुँह वगैरह भी धो लिया था, टॉफ़ी वगैरह भी खा ली थी, ताकि इनको ना ही सिर्फ़ इनको स्मेल आए बल्कि आस-पास इनके किसी को स्मेल आए। लेकिन वो जो स्मेल थी वो तो बार-बार आए जा रही थी। ख़ैर, अब ये रात के समय में कोई हल्ला-गुल्ला मचाना चाहते नहीं थे, क्योंकि अपने रिश्तेदार के घर में आए थे। सुबह ये रात को एक भयानक सपना समझकर भूलने की कोशिश करते हैं। हालाँकि इनके 1-2 दिन रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन ये कोई बहाना बनाकर निकल आते हैं, क्योंकि इनको कुछ अच्छा महसूस हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब ये घर आते हैं तो घर में भी इसके इनके साथ वही हरकत होनी शुरू होती है। रात के समय में ये सोने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से इनको क्या नज़र आता है कि इनके सामने एक धुएँ में आकृति बन रही है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि सिगरेट तो ये पी ही नहीं रहे थे कि जिसका धुआँ निकले, और वो धुआँ आया कहाँ से, और वो आकृति एक इंसान के जैसे-जैसे की आकृति बन रही है और वो हँस रही है। इनकी तो चीख निकल जाती है और ये फिर अपने माँ-बाप को सारी कहानी बताते हैं। माँ-बाप इनके गुस्से होते हैं कि तुझे किसने कहा था कि वहाँ पर ऐसे अकेले में सुनसान इलाके में सिगरेट पीने के लिए। खैर, अब ये जो गलती हो चुकी थी उसके बारे में क्या किया जा सकता है, तो ये दोबारा से उसी घर में वापस आते हैं और उन रिश्तेदारों को सारी बात पहले फ़ोन पर बता चुके होते हैं। तो उन्होंने कहा होता है कि हम आपको अपने गुर के पास लेकर जाएँगे। तो फिर जो इनका गुर है वहाँ पर ये उनको लेकर गए, तो गुर तो पहले काफ़ी गुस्से में आए कि तुम्हें नहीं पता कि तुम जागर पर आए हो और तुम सिगरेट पी रहे हो, नशा कर रहे हो। फिर वो बताते हैं कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, सँभाल ली जा सकती है। इनको मौली वगैरह बाँधी, गंगा जल वगैरह पीने को दिया, और फिर बताया कि जब ये सिगरेट पी रहा था तो इसके आसपास कोई प्रेत आत्मा घूम रही थी, और ऐसी प्रेत आत्माएं सिगरेट, शराब, मीट वगैरह से आकर्षित हो जाती हैं, और वो आकर्षित हो गई। अगर समय बीतता जाता, ये ध्यान ना देता तो जानलेवा भी साबित हो सकती थी। खैर, इनका ये कहना है कि जब से उन्होंने ये मौली बांधी है, जल पिया है, इनको किसी भी तरीके की कोई ऐसी आकृति दिखाई नहीं दी, ना ही कुछ महसूस हुआ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि तब से लेकर अब तक इन्होंने एक बार भी सिगरेट नहीं पी। हाँ, कोशिश की एक बार पीने की, लेकिन इनको महसूस होता था कि कोई इनके आस-पास है। उसी डर से इन्होंने सिगरेट भी छोड़ दी। कई बार जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इनके लिए भी ऐसा हुआ। लेकिन जो ये
एहसास होता है ज़्यादा ये भयंकर होता है। परमात्मा ऐसा किसी को भी महसूस ना कराए। खैर, आई होप ये किस्सा छोटा था लेकिन एक शिक्षा भी देकर जाता है, थोड़ा-सा भयानक भी था। ऐसे वीरान इलाकों में जो शौक अपने ऐसे पूरा ना किया कीजिए।